हेल्थ इज वेल्थ, इस कोट से तो हम सभी वाकिफ हैं और ये बात सच भी है। अगर आप सेहतमंद हैं तो आराम से अपना जीवन चला सकते हैं, लेकिन अगर आप बीमार हैं तो फिर जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार बीमारी से परेशान होकर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स हमें जांचने के बाद कई तरह के टेस्ट करवाने को कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो सभी टेस्ट बीमारी के आधार पर ही होते हैं, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर्स सबसे पहले बीमारी का पता लगाने के लिए यूरिन टेस्ट की सलाह देते हैं। जी हाँ, यूरिन टेस्ट एक लैब टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट आपके डॉक्टर्स को उन सभी बीमारियों और समस्याओं का पता लगाने में मदद कर सकता है जो आपकी यूरिन में पाई जाती हैं। जी हाँ, उन सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए आपको यूरिन कंटेनर की जरूरत होती है, जो इन दिनों फार्मा इंडस्ट्री में एक शानदार बिजनेस बनकर उभर रहा है। वहीं इस बिजनेस को करने वाला उद्यमी अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहा है, जिससे आपके लिए भी इस व्यापार को शुरू करने में अच्छे अवसर बन रहे हैं और इसमें आपकी मदद करेगा IID। अपनी इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आज हम आपको इस इंडस्ट्री की पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि कैसे आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनकर इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। मेरा नाम विपिन गुप्ता है। मेरी कंपनी का नाम इंडिया प्लास्टिक मशीनरी है, जो कि बवाना में पूट खुर्द गांव के अंदर स्थित है। हम लोग 6 साल से इस कंपनी को चला रहे हैं। हम लोग जो डील करते हैं उसमें इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स, वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के जितने भी एसेसरीज एंड स्पेयर पार्ट्स हैं उसमें हम लोग डील करते हैं। यूरिन कंटेनर एक ऐसा प्लास्टिक कंपोनेंट है जो कि हमारी रोज़मर्रा जो हम अस्पताल जाते हैं, हमारा जो लैब टेस्टिंग में यूज़ होता है, तो वो जितनी भी टेस्टिंग के अंदर प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ होते हैं उन्हें यूरिन कंटेनर के नाम से बुलाया जाता है। रॉ मटेरियल बेसिकली प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन या वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन या फिर प्लास्टिक की किसी भी मशीन के अंदर रॉ मटेरियल सिर्फ एक ही चाहिए होता है, प्लास्टिक ग्रैनुअल्स ही होती है, जिससे कि यूरिन कंटेनर या अदर्स जो भी प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं वो प्लास्टिक ग्रैनुअल से ही बनाए जाते हैं। कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग यूनिट या फ्रोजन फूड जैसे अनेक बिजनेसेस के बारे में हमसे जानें। डाउनलोड दी एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। मेन प्रोसेस तो यही है कि आपके पास सबसे पहले तो मोल्ड होना चाहिए। मोल्ड मशीन में लगाते हैं और जैसे दाना हमने रॉ मटेरियल टब में पलटा था उसको फिर हॉपर के थ्रू मशीन के हीट जोन से गुजारते हैं। हीट में जो मशीन का हीट प्रोसेसिंग है उसमें 4 जोन होते हैं। उन चारों जोनों का टेम्परेचर अलग अलग होता है। जब वो दाना पूरा मेल्ट करेगा, जब जाके वो पीस मोल्ड होना शुरू होगा। आपका पीस ऑटोमेटिक नीचे गिरेगा, टब नीचे रखा हुआ होगा मशीन के, उसमें गिरता है। फिर जब पीस आपका बिल्कुल तैयार हो गया बन के पर टब के अंदर आ गया, फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है पैकिंग की और स्टरलाइजेशन की। इसमें इंडिविजुअल पैक और रूटीन, कुछ लोग उसमें रूटीन में लेना पसंद करते हैं और जो कल्चर सैंपल होते हैं वो स्टरलाइज होना चाहिए, इंडिविजुअल पैक होना चाहिए। वो सारा पैक होता है, उसका मशीन आती है पैकिंग के लिए, एक एक पीस बनता है। फिर बाद में इसकी पैकिंग 100 की होती है, एक LD पन्नी में जिसका माइक्रोन गेज 180 के आसपास होता है। और फिर ये उसमें पैक होने के बाद फिर ये बड़े बोरे में जाता है। उसके अंदर इसको 2000-3000 जो क्वांटिटी पार्टी रिक्वायरमेंट करे उस हिसाब से पैक कर सकते हैं। एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक आपको डाई की ज़रूरत पड़ेगी और एक ढक्कन की डाई की, यूरिन कंटेनर के ढक्कन की डाई की जरूरत पड़ेगी। 3 चीज़ें तो ये हो जाती हैं। इसके अलावा जो आपकी स्क्रैप निकलेगी, वेस्ट निकलेगी प्लास्टिक, इसको ग्राइंड करने के लिए आपको एक क्रशर की जरूरत पड़ेगी। ये 4 चीज़ें की आपको स्टार्टिंग में मशीनरी की 4 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो डिपेंड अपनी क्वांटिटी पे करता है, हम किस क्वांटिटी के लेवल पे हम काम कर रहे हैं, हमारे महीने में या दिन में हम कितने पीस बना के बेचना चाहते हैं। लेकिन अगर मिनिमम टू मिनिमम की बात करें तो 30 से 40 गज जगह में आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम एक मशीन चलाएंगे, एक मशीन लेकर के चलाते हैं तो स्किल्ड लेबर, एक नाइट की और एक दिन की, और उसके साथ एक हेल्पर, यानी कि 2 दिन में और 2 रात में 4 लड़कों की आवश्यकता होगी। स्टार्टिंग में ये जरूरत पड़ेगी आपको। यदि आपको 12 घंटे ही मशीन चलानी है तो एक स्किल्ड लेबर के साथ एक हेल्पर, सिर्फ 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। मिनिमम अगर हम बात करें तो मिनिमम आप सबसे छोटी मशीन
यूरिन कंटेनर बनाने के लिए लेंगे तो करीब 80 टन के आसपास की मशीन आपको कम से कम लेनी पड़ेगी। 80 टन की मिनिमम जो कॉस्ट होगी वो न्यू मशीन की कॉस्ट अप्रोक्सीमेट 13 to 14 लाख रुपीस के बीच में पड़ेगी। और उसके अलावा मोल्ड बनेंगे, हमारे 2 मोल्ड बनेंगे, एक यूरिन कंटेनर का और एक उसके ढक्कन का। तो ढक्कन का जो मोल्ड है मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेट 60,000 के आसपास बन जाता है, और यूरिन कंटेनर का जो मोल्ड है वो कॉस्ट हमको लगभग 1 लाख रुपए के आसपास करता है। और एक हमको क्रशर लेना पड़ेगा, ये ऑप्शनेबल है स्टार्टिंग करने के लिए। क्रशर ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत लेना पड़े, आप उसको काम चालू होने के 2 महीने बाद 3 महीने बाद भी ले सकते हैं, क्योंकि स्क्रैप बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की निकलती नहीं है। 2-3 महीने आप उसको स्टोर करके बाद में भी रीग्राइंड करके चला सकते हैं। तो मिनिमम अगर आप क्रशर लेते हैं तो नया क्रशर जो है हमें करीब 10 इंची का मिनिमम लेना पड़ेगा। 10 इंची का जो क्रशर है वो मिनिमम कॉस्ट करता है 1 लाख रुपए की। पूरा हिसाब लगा कर बात करूं तो लगभग आपको 18 से 20 लाख रुपए के बीच में इन्वेस्ट करना होगा शुरू में स्टार्ट करने के लिए काम को। फिर जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती रहे, आपके पास ऑर्डर बढ़ते रहे, अपने काम को आप बढ़ा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की ABCD जाननी है तो ज्वाइन करें IIT का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। स्टार्टिंग में आपको एक मशीन 80 टन से स्टार्ट करना है तो आप 10 से 15 किलोवाट के बीच में कनेक्शन लीजिए और काम स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम 10 किलोवाट, मैक्सिमम 15 किलोवाट एक मशीन के लिए काफ़ी है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ 10 से 15, क्योंकि अगर आपको ग्राइंडर भी लगाना है तो 15 किलोवाट लेना पड़ेगा, नहीं तो मशीन का काम तो 10 से 11 किलोवाट में चल जाता है। हर प्रोडक्ट का अपना अपना एक दायरा है, उसमें कितना क्या बचता है, लेकिन फिर भी मैं जो अंदाज़ा लगा सकता हूँ या जो मेरा सिस्टम मैंने लगाया हुआ है उस हिसाब से मेरे को 20% से लेके 30% तक का इसमें प्रॉफिट नज़र आता है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को एक बार चालू करने के बाद बंद तब किया जाता है जब कोई मोल्ड में या मशीन में प्रॉब्लम आई हो, तो तब तक वो मशीन चलती रहती है। हमें कोई मोल्ड चेंज करके दूसरा मोल्ड लगाना है, तब वो वेस्टेज बनती है या बंद होने पे बनती है। तो मेरे हिसाब से हम जो अंदाज़ा लगाते हैं 0.30% के आसपास की वेस्टेज निकलती है प्लास्टिक में, और जो भी वेस्टेज निकलती है वो रीग्राइंड होकर के दोबारा से ग्रेनुअल्स के साथ मिल करके चल जाती है। आप किस एरिया में काम कर रहे हैं, वहाँ कौन कौन से लेसन्स एप्लीकेबल हैं इसके लिए? वैसे जैसे हम करते हैं तो इसके लिए DPCC है, पॉल्यूशन है मोल्डिंग के लिए, और फायर का है, और मेन अगर मिल जाए आप कर सकते हैं इसके लिए तो ड्रग्स लाइसेंस इसके लिए बड़ा मेन होता है, वो सबसे बेटर है। अगर वो मिल जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। मैं तो यही कहूँगा जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं आएँ, कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कतें इसमें है नहीं है, और आराम से काम करें। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि यूरिन कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जो जानकारियां IIT के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंची हैं, आप उससे संतुष्ट होंगे और आप भी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आकर इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे और अच्छा प्रॉफिट भी कमाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी नए इंडस्ट्रियल एपिसोड में नए इंडस्ट्रियल जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मैं राहुल झा, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच।